हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, सो स्टार्ट करते सेशन को मेरे भाई विद द मोटिवेशनल कोट। आज का कोट काफी बेहतरीन है। लिखा हुआ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। यार सिंपल बात है, कौन नहीं जानता। हर चीज के बारे में हमें बेहतर पता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से क्या रिजल्ट आएगा, क्या ना करने से कितना दूर रिजल्ट जाएगा, सब हमें पता है। सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्रूट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए मेरे दोस्त लाभदायक है। बट कौन बेहतर तरीके से नहीं जानता है कि किस चीज का कौन ज्यादा मेरे दोस्त सीरियस वे में इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो हर चीज के बारे में हमें बेहतर पता है। ये शब्दों को मैं रोज आप लोगों के साथ जिक्र करता हूँ, अपने जहन में उतारा करिए। आपको हकीकत पता है, बट उस हकीकत को मेरे दोस्त आप अपने लिए सच में हकीकत बनाया करिए। सबको पता होता है कि ये करने से ये होगा बेस्ट। अगर आज हम देंगे अपना तो कल अपना बेहतर होगा। नहीं तो ये होगा कल भी हम लोग मेरे भाई स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कल अगर स्ट्रगल होगा भी, अगर कल होगा भी तो वो एक स्टेप ऊपर स्ट्रगल होगा मेरे भाई। वो काम करके स्ट्रगल होगा, अभी बिना काम करे स्ट्रगल हो रहा है। तो बीइंग अ स्टूडेंट अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए और दिमाग में कुछ मत रखिए। आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि एनी हाउ मेरे को बस अपना जीवन इस तरीके से लेके चलना है और इस जगह पहुंचाना है जहां से मुझे वित्तीय तौर पर तो स्ट्रगल ना करना पड़े मेरे भाई। ठीक है, वित्तीय तौर पर तो स्ट्रगल ना करना पड़े, एटलीस्ट आपको एक स्टेप ऊपर उठना पड़ेगा। ओके, वॉइस कम है। हेलो 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 हेलो। वॉइस तो यार ओके, बट फिर भी लो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। बाकी ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, राधे राधे करते रहिए, जय श्री राधे करते रहिए मेरे भाई। आज न्यूज़ बहुत बढ़िया है। न्यूज़ बढ़िया क्या, गवर्नमेंट की स्कीम है एक, वो डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड एक और चीज़ है, वो डिस्कस करेंगे। सरकार ने चेंज किया था एक रूल। ओके, उसके अलावा आरबीआई रिलेटेड भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी है, मोदी जी ने दुख दर्द व्यक्त किया उनके जाने पे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले एमसीक्यूज हैं उनको कवर करते हैं। फटाफट फटाफट देखिएगा यार एमसीक्यूज को। who has been appointed MD and CEO of IFCI for 3 years। ओके, 3 साल के लिए IFCI का एमडी किसको बनाया गया है? IFCI का एमडी किसको बनाया गया है? बहुत बढ़िया, राइट आंसर बनता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, राहुल भावे को। ओके, राहुल भावे को। 5 अपॉइंटमेंट यहां पर कनेक्ट कर ले मेरे दोस्त। 5 अपॉइंटमेंट जो रिसेंट के अभी रहे हैं मेरे दोस्त, रिसेंट के जो रहे उनको कनेक्ट कर लेते हैं। देखो कोशिश ये किया करो कि ये मैं तो चलो करा ही रहा हूं, अपने स्तर से भी आप लोगों को समय मिला करे। तो बस ये सोचो कि यार कैसे भी करके मैं 2 अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट आया तो दूसरे को कनेक्ट कर लूं, दूसरा आया तो तीसरे को कनेक्ट कर लूं, तीसरा आया तो चौथे को कनेक्ट कर लूं। ओके, जैसे कि अभी एक है क्रिस्टी क्रिस्टी कॉवेंट्री, इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट चुना गया। ओके, किसका मेरे भाई? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका इनको प्रेसिडेंट चुना गया है। एक अभी आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओके, इनका नाम है इंद्रानिल भट्टाचार्य। इंद्रानिल भट्टाचार्य। ओके, इंद्रानिल भट्टाचार्य मेरे भाई। ओके, और क्या याद रख सकते हैं? एमआरएफ ने शुभमन गिल है, इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओके, शुभमन गिल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को मेरे भाई अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओके, विद्या बालन को। और सोचिए, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन के जो अभी हेड बने हैं, चेयरमैन बने हैं, इनका नाम क्या है? एन गणपति। एन एन गणपति सुब्रमण्यम मेरे भाई। ओके, अगला सवाल देखना।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एमडी ऑफ बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के एमडी कौन बने, अनूप कुमार साहा, ओके, अनूप कुमार साहा, इनको बजाज फाइनेंस का एमडी बनाया गया है, ओके। एक है एटीएमए संस्था, एटीएमए, एटीएमए के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, क्या नाम है इनका, अरुण मेमन, ओके, अरुण मेमन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं, अतुल कुमार गोयल, ओके। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनाए गए उनका नाम क्या है, जयमाला बागची, जयमाला बागची मेरे भाई, ओके। होंडा कार इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं, इसके जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम क्या, तकासी, तकासी नाका जीमा, ओके। नेक्स्ट, हु हैज बीन प्रमोटेड एज ए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेसिडेंट ऑफ लार्सन एंड ट्यूब्रो, एलएनटी के प्रेसिडेंट कौन बने, एलएनटी के, तो ये है दोस्त ऑप्शन नंबर 3 सुब्रमण्यम शर्मा, ओके, सुब्रमण्यम शर्मा। इसके अलावा अभी एचपीसीएल, इसका एमडी किसको बनाया गया, विकास कौशल को, ओके, विकास कौशल एचपीसीएल के एमडी चुने गए मेरे भाई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओके, इसके सीईओ कौन बने, अजय भादु, ओके, अजय भादु मेरे भाई, क्लियर है, डन। अभी हाल फिलहाल मेरे भाई रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है, रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है, तो जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है, ओके, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ साहब, इनको रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज दिया गया, ओके। अजय सेठ साहब जो हैं, ठीक है, उनको यहां पर एडिशनल इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है और इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मेरे भाई रेवेन्यू सेक्रेटरी का। अब उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि तुहिन कांत पांडे साहब जो रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, उनको सेबी का चेयरपर्सन बना दिया गया है माधवीपुरी बुच की जगह पे। किसकी जगह पे मेरे भाई, माधवीपुरी बुच की जगह पे, ओके, डन, माधवीपुरी बुच। तो ये तो सवाल आना ही, 11th सेबी चेयरपर्सन है, 11th सेबी चेयरपर्सन है मेरे भाई, ओके। और क्या दिमाग लगा सकते, लगाइए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आईईजी, इसके जो डायरेक्टर बने उनका नाम है सभ्य साची कर, ओके, सभ्य साची कर मेरे भाई। अगला देखिएगा, हु हैज बीन इनॉग्रेटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, नामीबिया का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, तो यहां पर आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 2 नेतुम वो नंदी नदितवा, ओके। नामीबिया की कैपिटल विंडहॉक, करेंसी डॉलर। वो बैंक कौन सा जिसने अभी एस फीचर लॉन्च किया है, एस फीचर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, अपनी ऐप पर, तो यहां पर आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी यूपीआई को या यूपीआई इंसेंटिव एक स्कीम लॉन्च करी है, ओके, यूपीआई इंसेंटिव स्कीम, ये बैंक्स के लिए लॉन्च की गई है और अमाउंट कितना है इसका, 1500 करोड़ रुपए मेरे भाई इसके लिए रखे, ओके, 1500 करोड़ रुपए यहां पर इसके लिए रखे गए, क्लियर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक अवार्ड जीता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2025 अवार्ड मेरे भाई, ओके। इसके दो इनिशिएटिव है, एक का नाम है प्रभा और एक का नाम है सारथी मेरे भाई,
एक का नाम है प्रभा और एक का नाम है सारथी। अच्छी न्यूज है दोस्ती वाली, ठीक है। अभी IIFL, ओके, IIFL जो फाइनेंस है, इसने एक ऑल वीमेन ब्रांच ओपन किया है, ऑल वीमेन ब्रांच। क्या नाम है इसका? शक्ति, ओके, शक्ति इसका नाम है मेरे भाई, ओके। और क्या याद रख सकते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ग्लोबल वीमेन NRO सेविंग अकाउंट मेरे दोस्त ओपन किया है, ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ बड़ौदा ग्लोबल वीमेन NRO सेविंग अकाउंट ओपन किया है, मतलब एक तरीके से लॉन्च किया है। आई होप गाइज ये वाला भी क्लियर होगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और याद रख सकते हैं, सिटी यूनियन बैंक है, इसने पार्टनरशिप करी है CSK के साथ। कल चेन्नई सुपर किंग जीत गया था भाई मुंबई इंडियंस से, और क्या करा इन्होंने? डेबिट कार्ड लॉन्च किया था, वो भी को ब्रांडेड डेबिट कार्ड इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ओके। अगला सवाल देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीसेंट NPCI गाइडलाइंस ऑन UPI नंबर कंसेंट। कल मैंने ये पढ़ाया था, कल यानी सैटरडे को पढ़ाया था हम लोगों ने, NPCI की कुछ गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट मेरे भाई करेक्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा था कि कोई भी मोबाइल नंबर कब डिस्कनेक्ट होता है, कब डिस्कनेक्टेड हम लोग कहते हैं? हम तब कहते हैं जब 90 दिन हो चुके होते हैं, ठीक है, या फिर 3 महीने का गैप हो चुका होता है, ठीक है, तब जाकर इन नंबर को मेरे दोस्त न्यू सब्सक्राइबर को दिया जाता है या डीएलोकेट किया जाता है। अगर कोई भी कॉल नहीं है, कोई भी टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, डेटा यूज नहीं किया गया 3 महीने, तो इस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अलाउ रीअलोकेशन ऑफ डिस्कनेक्टेड मोबाइल नंबर आफ्टर 180 डेज, ना 90 डेज। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। मेजोरिटी में जा रहे हैं सी के साथ, सी मतलब 2 3 4 के साथ। यूपीआई ऐप मस्ट ऑप्टेन एक्सप्लिसिट यूजर कंसेंट बिफोर सीडिंग और पोर्टिंग यूपीआई नंबर। ये कह रहे हैं कि यूपीआई नंबर पोर्ट करने से पहले या देने से पहले आपको यूजर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, करेक्ट है। बैंक एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मस्ट अपडेट देयर सिस्टम वीकली टू इंश्योर मोबाइल नंबर आर करेंट। यहाँ ये भी भाई मोबाइल नंबर चालू है, ये आपको वीकली अपडेट करना पड़ेगा। द कंप्लायंस डेडलाइन फॉर दीज गाइडलाइंस इज सेट एट दी मार्च 31 2026, मार्च 31 2025 मेरे भाई, 26 नहीं है, 26 नहीं है। तो दूसरा करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और मेरे भाई तीसरा करेक्ट है। राइट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। अगला देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्पेस सेक्टर। अभी स्पेस सेक्टर के लिए वेंचर कैपिटल फंड है वो लॉन्च किया गया, 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड है स्पेस सेक्टर के लिए। उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है भाई? आज जिनका भी पेपर है भाई उन सबको ऑल द बेस्ट। ओके, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड है, इसको सेलेक्ट किया गया फंड मैनेजर इस 1000 करोड़ के स्पेस सेक्टर फंड के लिए, करेक्ट है। ये जो फंड है पहली दफा अनाउंस हुआ था बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, ये करेक्ट है। इस फंड के तहत जो अर्ली एज स्पेस टेक फर्म्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट रिसीव होगा 30 करोड़ से 60 करोड़ का। ये अर्ली लेट स्टेज के लिए था, ये 30 से 60 करोड़ की बात की जा रही है मेरे भाई, ये अर्ली स्टेज के लिए कि लार्ज जो लेट स्टेज फर्म्स है उसके लिए। तो अर्ली की जगह ये लेट है मेरे भाई, लेट स्टेज जो स्पेस टेक फर्म्स है उनको 30 से 60 करोड़ मिलेगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इन स्पेस ने एक और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड भी फ्लोट किया था, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड भी मेरे भाई फ्लोट किया था, ओके, और ये भी अपना करेक्ट है। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो पहला दूसरा चौथा बनेगा, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। अगला देखिएगा,
जापान का जो एस्ट्रो स्केल है इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस टू बेंगलुरु बेस्ड स्पेस कंपनीज के साथ टू कोलैबोरेट ऑन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज मेरे भाई, ठीक है। तो जापान का जो स्पेस डेब्रीज फर्म है एस्ट्रो स्केल, उसने जो टाई अप किया वो दिगंतारा के साथ किया और बेल्ट्रिक्स के साथ किया, ओके। दिगंतारा के साथ और बेल्ट्रिक्स एरोस्पेस के साथ किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी नासा एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स, ओके। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है? तो ये कहते हैं कि इन्होंने 286 दिन बिताए हैं स्पेस में, ठीक है, लार्जर देन दी इनिशियल मिशन प्लान। हाँ जी करेक्ट है, 8 दिन का मिशन था, 286 दिन का हो गया, 278 दिन ज्यादा बिताए हैं। ये इन्होंने अर्थ के 4,576 टाइम्स चक्कर लगाए मेरे भाई, ट्रेवल किया 121 मिलियन माइल, ये भी अपना करेक्ट है। सुनीता विलियम ने एक रिकॉर्ड सेट किया फॉर लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय एनी एस्ट्रोनॉट मेरे दोस्त, ऐसा कोई रिकॉर्ड है? तो लॉन्गेस्ट मतलब इन्होंने जो रिकॉर्ड से बनाया, मोस्ट टाइम स्पेंट स्पेस वॉकिंग का रिकॉर्ड बनाया मेरे भाई, ठीक है। मोस्ट स्पेस वॉकिंग का रिकॉर्ड बनाया बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट, ये वाला करेक्ट है दोस्त। यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो पहला, दूसरा और चौथा बनेगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाया जाता है? हर साल ये 20 मार्च को मनाया जाता है, और ये इसका आंसर गलत लगा हुआ है मेरे भाई, 20 मार्च को ये डे मनाते हैं हम लोग, ओके। और जो इसका थीम है वो है केयरिंग एंड शेयरिंग, ओके, केयरिंग एंड शेयरिंग मेरे दोस्त। अच्छा सही तो लगा हुआ है भाई, गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। केयरिंग एंड शेयरिंग मेरे भाई इसका थीम है, केयरिंग एंड शेयरिंग। किस दिन वर्ल्ड पोइट्री डे मनाया जाता है? वर्ल्ड पोइट्री डे किस दिन मनाते हैं हम लोग? लास्ट क्लास में इस डे में गड़बड़ हो गई थी, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, वर्ल्ड पोएट्री डे मैंने गलत पढ़ा दिया था भाई, डेट कुछ और थी। जो वर्ल्ड पोएट्री डे है ना, ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्त, 21 मार्च को, ओके। किस दिन वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे मेरे भाई, ग्लेशियर एंड प्रिजर्वेशन इसका थीम है, तो ये 22 मार्च को रहता है, ग्लेशियर एंड प्रिजर्वेशन इसका थीम है दोस्त। डन, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, और ये 22 हो गया, ओके। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, वो दो कंपनी कौन सी इसने पार्टनरशिप करी है एक इनोवेटिव लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लॉन्च करने के लिए अपने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए मेरे भाई? वो रोड से रेल पे अपना ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट शिफ्ट कर रही हैं। तो ये दो कंपनी डीपी वर्ल्ड और रिलायंस इंडस्ट्री, ओके, डीपी वर्ल्ड एंड रिलायंस इंडस्ट्री मेरे भाई। अगला सवाल, वो कंट्री कौन सी जहां पर एक लाकी लाकी जो वॉल्केनो वो इरप्ट हुआ है मेरे भाई? माउंट लेवो तो भी लाकी लाकी, ठीक है, ये इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ था। कहां पर मेरे भाई? इंडोनेशिया में, ओके। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, 14th जो एडीएमएम प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है ऑन काउंटर टेररिज्म, ये आपकी न्यू दिल्ली में रही थी? हाँ जी, न्यू दिल्ली में रही थी। अब सवाल ये कि किन दो कंट्रीज के द्वारा इसको को चेयर किया गया था? इन्होंने कहा था टेबल टॉप एक्सरसाइज 2026 में होगी, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2027 में होगी। यहाँ राइट आंसर है इंडिया और मलेशिया मेरे भाई, इंडिया और मलेशिया। वो इंडियन एक्टर कौन है जिसको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा? इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये चिरंजीवी जी, ओके, चिरंजीवी जी मेरे भाई, ओके। आगे ये देखिएगा जरा, स्टॉकहोम वाटर प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? स्टॉकहोम वाटर प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है भाई? तो सबसे पहले लिखा है हाइड्रोलॉजिस्ट गुंतुर, नाम बड़ा खतरनाक है मेरे भाई इनका, ठीक है, क्या नाम है मेरा? गुंतूर, गुंतूर ब्लॉसिल, ओके, ब्लॉसिल, ब्लॉसिल, गुंतूर ब्लॉसिल हैज बीन अवॉर्डेड स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वाटर इंजीनियरिंग, ये करेक्ट है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज इज प्रेजेंटेड बाय रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ये रॉयल जो स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस है उसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ओके, मतलब स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन करता है इसके साथ मिलकर मेरे भाई, ओके। इस अवार्ड में जो कैश प्राइज है वो 1.5 लाख यूएस डॉलर है, और एक ऑरिफर्स भी दिया जाता है, ओके, 1.5 लाख यूएस डॉलर, और एक ऑरिफर्स क्रिस्टल एक मूर्ति कला है वो भी शामिल है इसमें। फाइन, प्राइजेस अनाउंस एवरी ईयर ऑन वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को ये होता है, यानी यार सारे आंसर यहां पर करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, ओके, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर है भाई? मजा आ गया? 17 सवाल, ये जितनी भी न्यूज थी ना ये सारी की सारी हम लोगों ने सैटरडे को करी थी, ओके। और सैटरडे पर बेस जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे, मतलब जितने क्या जितनी न्यूज थी उतने तो एमसीक्यूज हम लोगों ने एटलीस्ट पढ़े हैं। तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
आउट ऑफ 17 आपका स्कोर क्या चल रहा है। और जो पहली दफा जुड़ा है उसको मैं एटलीस्ट बोलूंगा 3 दिन जुड़ने के लिए। डेली बेसिस पे एमसीक्यू रिवीजन होता है, डेली बेसिस पे प्रीवियस डे की न्यूज के साथ साथ जो और प्रीवियस डे होते हैं उनका भी रिवीजन होता है। तो बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट 3 दिन जुड़ो, चौथे दिन तो तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी मेरे भाई करंट अफेयर्स से। ओके, अब देखिएगा जरा पहला न्यूज। जो उड़ीसा हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बनाए गए, इनका नाम है हरीश टंडन। ओके, हरीश टंडन साहब है। इनको क्या हो रहा है, अरे यारा, 1 मिनट रुकना बच्चों। बार बार हिल रहा है। क्या तुम हो, कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। चलिए, जस्टिस हरीश टंडन है, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है उड़ीसा हाई कोर्ट का। सिंपल न्यूज है मेरे भाई, जस्टिस हरीश टंडन साहब है, ओके, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, और इनको अब न्यू चीफ जस्टिस बना दिया गया उड़ीसा हाई कोर्ट का। फाइन। चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट का जो जगह थी वो काफी टाइम से खाली चल रही थी, ठीक है। रिटायरमेंट हुआ था 19 जनवरी को चक्रधारी सरन सिंह जी का। ओके, किसका मेरे भाई, चक्रधारी सरन सिंह जी का। अब चक्रधारी सरन सिंह जी का तो रिटायरमेंट हो गया। अब उनके रिटायरमेंट के बाद जो यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे थे वो थे अरिंदम सिन्हा। अरिंदम सिन्हा। अब यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा हाई कोर्ट के जो परमानेंट चीफ जस्टिस बन गए वो कौन है, हरीश टंडन। ओके, हरीश टंडन मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी राइटर है विनोद कुमार शुक्ला जी, इनको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया है। सबसे पहले तो यार चलो ये तो इंपॉर्टेंट है ये कि इनको चुना गया है, बट इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ये अवार्ड, जिससे स्टैटिक क्वेश्चन और बनता है आपका मेरे भाई, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड, ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट साहित्यिक सम्मान है मेरे भाई, लिटरेरी ऑनर है ये। ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। एंड ये प्रेजेंट कौन करता है, इट इज प्रेजेंट बाय भारतीय ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा मेरे भाई ऑथर्स को दिया जाता है जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहता है साहित्य के क्षेत्र में। इस अवार्ड को कब इंस्टीट्यूट किया गया था, 1961 में। ओके, 1961 में। और ये सिर्फ ओनली जो इंडियन राइटर्स है उनको दिया जाता है, ओनली इंडियन राइटर्स को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ओके, जिन्होंने मेरे दोस्त लिखा हो इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है, जिन्होंने भारतीय भाषाओं में लिखा हो, इंडियन लैंग्वेज में लिखा हो, कौन सी, जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेरे भाई, एंड इंग्लिश। समझ में आ रहा है, द अवार्ड इज गिवन ओनली टू इंडियन राइटर्स जिन्होंने लिखा इंडियन लैंग्वेजेस में, इंक्लूडेड 8th शेड्यूल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश मेरे भाई। किसी भी तरीके का पोस्ट्यूमस नहीं दिया था। पोस्ट्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे हम लोग अभी पद्म अवार्ड पढ़ते हैं तो उसमें काफी लिखे आते हैं कि मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया, बट इसको इस अवार्ड में मरणोपरांत नहीं दिया जाता मेरे भाई, मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ये जो अवार्ड है पहली दफा फर्स्ट टाइम जो दिया गया था 1965 में, 1965 में फर्स्ट टाइम इस अवार्ड से नवाजा गया था। ओके, अब एक छोटा सवाल है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इसमें प्राइज मनी क्या है, कोई बता सकता है मेरे को चैट बॉक्स में मेरे भाई, व्हाट इज द प्राइज मनी। प्राइज मनी क्या है मेरे भाई, टोटल प्राइज मनी।
प्राइज मनी मेरे भाई। तो एमिनेंट हिंदी राइटर विनोद कुमार सिन्हा शुक्ला, नॉट सिन्हा, विनोद कुमार शुक्ला जी, इनको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। ये फर्स्ट राइटर है फ्रॉम छत्तीसगढ़ जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नाइस, ओके, फर्स्ट राइटर है छत्तीसगढ़ से जिनको सम्मानित किया गया। 12th हिंदी राइटर है जिनको ये सम्मान मिला है। अवार्ड में मेरे भाई जो कैश रिवॉर्ड है वो 11 लाख रुपए है, ऐसा है कुछ। जब आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था तब तो 11 लाख ही लिखा है, लेकिन जब इसकी साइट पे जा रहे हैं तो मेरे भाई 17 लाख रुपए दिखा रहा है। तो इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे। एज पर न्यूज़पेपर इज 11 लाख रुपीज। एक ब्रॉन्ज स्टैचू हो गया ऑफ सरस्वती एंड हिंदू गॉडेस ऑफ लर्निंग। चलो ठीक है, ये मतलब ये कह रहे हैं कि हिंदू देवी मतलब देवी सरस्वती जी के कांस्य की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र भी इसमें यहाँ पर दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड ये 1961 में इंस्टीट्यूट हुआ था। ठीक है, पहली दफा ये 1965 में दिया गया था जी शंकर करूप साहब को। ठीक है, इनकी पोएम ओदा ओदा कुजल के लिए, ओके, ओडक ओडक कुजल के लिए। और ये जो अवार्ड है सिर्फ इंडियन ऑथर्स को दिया जाता है, इंडियन ऑथर्स को। डन। एक साल पहले वाला और पकड़ सकते हो मेरे भाई, बैंक में तो नहीं, एसएससी में जरूर पूछ लेगा कि 2023 का सम्मान किसको दिया गया था। 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था। बड़े नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक तो गुलजार साहब को दिया गया था, गुलजार साहब को, ओके, उर्दू। और एक नाम तो यार दोस्त कौन नहीं जानता, राम भद्राचार्य जी, राम भद्रा, संस्कृत दोस्त, ओके, संस्कृत। क्लियर है, डन। ये प्राइज मनी एक बार क्रॉस चेक करना है। एज पर न्यूज़पेपर जो दिखा रहा था वो 11 लाख है मेरे भाई, और अभी जो लास्ट अपडेट हुआ था वो 17 लाख दिखा रहा था। ठीक है, 2023 में 17 लाख दिए गए, तो 17 लाख ही होगा। न्यूज़पेपर वालों ने अपडेट नहीं किया होगा मेरे भाई, बढ़कर घटेगा थोड़ी। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन ऑप्ट फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कल मैंने ना एक जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरे दोस्त जीए बाय आशीष गौतम, उसमें पहले ही एक डिटेल कंटेंट बना के शेयर किया था कि जब तुम लोग सुबह मेरे साथ जुड़ो तो थोड़ा सा ओवरव्यू इस स्कीम के साथ हो। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा मेरे भाई उनको नहीं पता होगा। मुद्दे की बात पे आते हैं। एक यूपीएस स्कीम है, ओके। पहले अलग स्कीम होती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ फिर हमने देखा कि एक नया स्कीम आ गया, एनपीएस आ गया। अब इन दोनों का कॉम्बो समझ लो, इन दोनों को क्लब करके एक नई स्कीम ले आए जिसका नाम है मेरे दोस्त यूपीएस, ओके, यूपीएस स्कीम। यूपीएस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। नोटिफाई मतलब कि भाई ये इस डेट से लागू हो रही है और इससे रिलेटेड सारे मेरे दोस्त फैक्ट ये है, ओके। सर यस सर, सर पढ़ लिया था तभी। चलो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, बट पढ़ने से पहले ना मैं तुम्हें पहले एक टेबल दिखाता हूँ। बड़े सिस्टमेटिक वे में कंटेंट लाया हूँ, मजा आ जाएगा इस न्यूज को पढ़ के। एग्जाम का सवाल है यहां से, पहले इसको समझ लो थोड़ा, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ले लो, फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। नॉट क्लियर, नॉट विजिबल, ऐसे मत करो भाई। चलो एक्सप्लेन करता हूं मैं। 1 अप्रैल 2025 से, ओके, 1 अप्रैल 2025 से, ओके, एक नई स्कीम लागू होने जा रही है। इसका नाम है यूपीएस। क्या नाम है मेरे भाई? यूपीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये एक न्यू पेंशन प्लान है जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है एम्प्लॉय के लिए, ओके।
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब बेटर रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए इसको यहां पर अलाउ किया गया है। इससे पहले जो स्कीम चल रही थी वो थी एनपीएस। ओके, एनपीएस, इसको बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्वाइन किया है जनवरी 1 2004 के बाद, ध्यान रखिएगा, अर्लियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ज्वाइंड आफ्टर 1 जनवरी 2004 अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम, मेरे भाई उनके लिए यहां पर ये ऑप्शन दिया गया है कि आप न्यू यूपीएस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो ठीक है, वो छोड़ो, अभी एक नेशनल पेंशन सिस्टम भी चल रहा है आपका 1 जनवरी 2004 से। अब इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? इसमें आपको मेरे भाई बेनिफिट मिलते हैं कि निश्चित तौर पर आपको पेंशन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, नाम ही क्लियर कर रहा है, वो तो अश्योर्ड पेंशन है, ठीक है, एश्योर्ड पेंशन है। प्लस इसमें फैमिली पेंशन भी है, व्यक्ति के जाने के बाद उसके परिवार को यहां पर पेंशन मिलेगा। इवन मिनिमम पेंशन भी है, ये नहीं है कि इतने टाइम कम किया है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, नहीं, मिनिमम पेंशन भी है। एक इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन भी है, इंडेक्सेशन भी है मेरे भाई। इंडेक्सेशन का मतलब है समय समय पर आपकी इन्फ्लेशन के हिसाब से पेंशन बढ़ती रहेगी। और रिटायरमेंट के बाद सिर्फ ये नहीं ग्रेचुटी मिलेगा, नहीं, लमसम पेमेंट भी आपको किया जाएगा, लमसम पेमेंट भी मेरे भाई आपको किया जाएगा। ओके, तो कौन इसको ज्वाइन कर सकता है? जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद से मेरे भाई ज्वाइन किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ज्वाइन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। ओके, और ये जिन्होंने एनपीएस सिस्टम पे वो यूपीएस पे स्विच कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इवन न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 1 अप्रैल 2025 से ज्वाइन किया है मेरे भाई, न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2025 के बाद से जिसने ज्वाइन किया वो इसको ज्वाइन कर सकता है। यूपीएस को मेरे भाई वो ऑप्ट कर सकता है बजाय एनपीएस के। इवन जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी यहां पर इसको ऑप्ट कर सकता है यूपीएस को, बट ये ऑप्शनल है इनके लिए मेरे भाई। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन ऑल्सो चूज यूपीएस। इवन एम्प्लॉय जो मार्च 31 मार्च 2025 के बाद रिटायर हो रहा है, या एम्प्लॉय इससे पहले रिटायर हुआ है या इस डेट पर रिटायर हो रहा है मेरे भाई, जो एनपीएस के अंडर है वो भी यूपीएस पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है बिफोर ऑप्टिंग यूपीएस, तो क्या उसका जो स्पाउस है वो इनरोल नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है भाई। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर दिए गए। अब इसमें एक डेट दी है, ये नोटिफाई तो चलो कर दिया इन्होंने, 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कब तक चूज कर सकते हैं? क्या खुला हुआ है क्या मेरे भाई, भंडार है कि चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको बोला है कि आपको यूपीएस से चूज करना पड़ेगा 30 जून 2025 तक, यानी 3 महीने का टाइम दिया है तुम्हें, 3 महीने का टाइम है, तुम्हें 3 महीने में एनपीएस से यूपीएस पे स्विच करना पड़ेगा। ओके, और जो न्यू एम्प्लॉय है, वो तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे, जो न्यू एम्प्लॉय है उसको 30 दिन का टाइम दिया है, 30 दिन का, कि जिस दिन से आप जिस डेट से आप ज्वाइन कर रहे हो उसके 30 दिन के भीतर आपको यहां पर यूपीएस ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, और एक बार अगर एम्प्लॉय ने यूपीएस चूज कर लिया, ये वापस से एनपीएस पे नहीं जा सकता कि एक बार मेरे भाई ये वाली आइसक्रीम खा लेते, एक बार ये वाली आइसक्रीम खा लेते, नहीं भाई, एक बार में ही मेरे भाई आपको चूज करना पड़ेगा। सिंपल समझो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए 30 जून 2025 3 महीने का समय, न्यू एम्प्लॉय के लिए 30 दिन का समय। तो दोनों चीजें याद रखें, 3 महीने का समय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय के लिए 30 दिन का समय। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, इसको समझते नहीं उसको, ये कहते हैं कि जो एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल हैव टाइम टिल 30 जून के तक का इसके पास टाइम है टू ज्वाइन यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ओके, ये पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने यहां पर ये नोटिफिकेशन में बताया है। ये जो स्कीम है ये 1 अप्रैल से लागू हो रही है, 1 अप्रैल से मेरे भाई लागू हो रही है। नोटिफिकेशन में बताया गया 5 मेजर बेनिफिट आपको मिलेंगे। अश्योर्ड पेंशन है, अश्योर्ड फैमिली पेंशन है, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन है, इवन लमसम पेमेंट भी आपका सुपर एनुएशन पे ग्रेचुटी के अलावा। ओके, आगे ये कहते हैं कि ये जो स्कीम है ये इट इज अवेलेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट को अवेलेबल है जिन्होंने ज्वाइन किया है 1 जनवरी 2004 को या 1 जनवरी 2004 के बाद से ज्वाइन किया है, उनके लिए स्कीम है। ओके, फ्रॉम
नाउ ऑन विद फैसिलिटी ऑफ वन टाइम स्विच भी है, एनपीएस से यूपीएस पे वो जा सकते हैं, एक बार ही है मेरे भाई, यानी कि बार बार यूपीएस एनपीएस यूपीएस एनपीएस एनपीएस यूपीएस, ऐसा नहीं चलेगा। Once employee choose UPS, they cannot switch back to NPS मेरे भाई। It will also be available on optional basis to state government। स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑप्शनल बेसिस पे है अपने एम्प्लॉय के लिए कि अगर वो चाहती है तो उसको ऑप्ट करना तो इसको ऑप्ट कर सकती है। ओके, इसमें इन्होंने बोला है कि जो यूपीएस शैल बी अंडरटेकन विद इन 3 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ये जो एलिजिबल एम्प्लॉय है, ओके, उनकी बात की जा रही है, एलिजिबल एम्प्लॉय। ओके, ये मतलब 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने का इनके पास टाइम होगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए, और जो न्यू एम्प्लॉय होगा उसका 1 अप्रैल से 30 दिन का टाइम होगा इसके साथ जाने के लिए। वंस द ऑप्शन एक्सरसाइज शैल बी फाइनल इररिवोकेबल। ओके, रिवोकेबल मेरे भाई, वापस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉय हु इज एनपीएस सब्सक्राइबर एंड हु विल रिटायर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025 विल बी एलिजिबल टू यूपीएस। हाँ जी, यूपीएस के लिए एलिजिबल है, एनपीएस सब्सक्राइबर है, सरकारी कर्मचारी है, एनपीएस के तहत मेरे दोस्त वो कंट्रीब्यूट करता हुआ आ रहा है। अब वो कह रहा है कि वो रिटायर होगा 31 मार्च 2025 पर या उससे पहले, तो क्या उसके पास ऑप्शन है? हाँ जी, उसके पास ऑप्शन है भाई, वो यूपीएस पे जा सकता है। इवन जो स्पाउस है सब्सक्राइबर का, ठीक है, जैसे सब्सक्राइबर उसका रिटायरमेंट हो गया है या फिर पास दबे हो गया, देहांत हो गया है, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से पहले उसने यूपीएस पर स्विच नहीं किया, तो क्या वो भी ज्वाइन कर सकता है न्यू स्कीम को? हाँ जी, कर सकता है, एनपीएस से यूपीएस पे जा सकता है। इसमें क्या डिफरेंस है श्रद्धा शर्मा, एक बार जाके यूट्यूब पे सेशन सर्च करना, मैंने एक वीडियो बहुत डिटेल में करा रखा है। ठीक है, कि आज मैं करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ, उस न्यूज को आप कर सकते हो, व्हाट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम बाय आशीष गौतम, बेटा मिल जाएगा, उसको चेक करना एक बार। ओके, अंडर द यूपीएस द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 18.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे कि आज के समय में हम लोग देखें तो एनपीएस में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना है? 14% है, बट यूपीएस में यही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का कितना होगा? 18.5%। क्या मतलब है इसका, जरा समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि यार दोस्त, जो ये एम्प्लॉय है, एक्स एम्प्लॉय है, ये अपनी सैलरी में से जो बेसिक पे है, डीए है, उसमें से 10% दिया करेगा, यहां पर 10% दिया करेगा, कंट्रीब्यूट किया करेगा। सेम यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी मैच करेगी इसके लिए, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट भी मैच करेगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही कि हम एडिशनल और 8.5% कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी तक सरकार यहां पर मैक्सिमम 14% कंट्रीब्यूट कर रही थी, अब 18.5% ये टोटल कंट्रीब्यूट करेगी, कि अगर आप 10 रुपए दे रहे हो तो 18.5 रुपए ये अपनी तरफ से मैच करेंगे मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहे कि अंडर द यूपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल बी 18.5% फ्रॉम 14%। ओके, एंड देयर विल बी नो चेंज इन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में कोई भी चेंज नहीं है, 10% पहले भी था, 10% अब भी है, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस का। फर्स्ट ये बोलते हैं कि फर्स्ट विल बी इंडिविजुअल पेंशन फंड, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला जो है, ये फर्स्ट इंडिविजुअल पेंशन फंड होगा, जिसमें 10% गवर्नमेंट 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही मैच यहां पर सरकार भी करेगी। ओके, तो लिखा फर्स्ट विल बी इंडिविजुअल पेंशन फंड टू विच द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड द मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल बी क्रेडिटेड, 10% इनका, 10% गवर्नमेंट का। ओके, आगे इन्होंने बोला सेकंड जो होगा वो सेपरेट पूल कॉर्पस होगा, जहां पर एडिशनल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा 8.5% का। आप तो इतना याद रखिए, टोटल मिलाकर 18.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है और आपको जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है वो 10% है। अच्छी चीज है भाई। ठीक है, अब इसको पढ़िए। स्कीम कब से लॉन्च हुई थी? 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। एनरोलमेंट डेट क्या? 30 जून 2025 से। किन के लिए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए मेरे भाई। ओके, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। इसमें बेनिफिट क्या? अश्योर्ड पेंशन है, फैमिली पेंशन है, मिनिमम पेंशन है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन है, लमसम पेमेंट है एट सुपर एन्युएशन। एलिजिबिलिटी क्या है? ज्वाइनिंग होनी चाहिए आपकी ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। ठीक है, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन किया वो भी यहां पर इसमें आ सकते हैं। ऑप्शन है यहां पर स्विच करने का एनपीएस से यूपीएस, वो भी एक बार। ठीक है, अवेलेबल ऑन ऑप्शनल बेसिस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ये जो डिसीजन विंडो है वो ये है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए 3 महीने का समय 1 अप्रैल 2025 से, न्यू एम्प्लॉय के लिए 30 दिन का समय डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। ओके, एक बार अगर ये ऑप्शन आपने लागू कर दिया तो चॉइस इज फाइनल मेरे भाई, बदलेगा नहीं। एनपीएस सब्सक्राइबर रिटायर ऑन और बिफोर मार्च 31 2025, ये स्पेशल एलिजिबिलिटी है। इवन जो सब्सक्राइबर जिनका देहांत हो चुका, उनकी जो स्पाउस है वो भी यहां पर यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 14% से 18.5% है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% पे ही यहां पर रखा गया है मेरे भाई। ओके, इंडिविजुअल पेंशन फंड की बात करें, एम्प्लॉय मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो पूल कॉर्पस से 8.5% वाला है। ओके, डन है कि नहीं? बढ़िया स्कीम, पेंशन स्कीम तो आप सभी के लिए। नेक्स्ट,
पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने डिविडेंड जो दिया वो 33% ज्यादा बढ़ा कर दिया, 27,830 करोड़ रुपए दिया 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये जरा समझिए, ये कह रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ओके, ये डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मतलब होता है मेरे भाई प्रॉफिट, ओके, हिंदी होता है लाभांश, लाभ पर अंश। तो 23-24 में जो इन्होंने डिविडेंड दिया वो है 27,830 करोड़ रुपए का। अभी 27,830 करोड़ रुपए का जो डिविडेंड है ये 22-23 के कंपैरिजन, जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर है उसके कंपैरिजन कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो 22-23 के कंपैरिजन ये 33% ज्यादा है मेरे भाई। कितने प्रतिशत ज्यादा? 33% ज्यादा है। तो ये जरा देखिएगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, उन्होंने टोटल डिविडेंड दिया 27,830 करोड़ रुपए का 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, ओके, जो कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर में मेरे भाई कितना था आपका? 20,964 करोड़ रुपए था। तो आप कंपैरिजन करिए ना, यहां पर कंपैरिजन करिए मेरे भाई 22-23 से यहां पर 23-24 का। तो 20,964 करोड़ से 27,830 करोड़ रुपए हुआ, तो कितना प्रतिशत ज्यादा, कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है? 32.7% की, वही 33% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं उस पर जरा गौर फरमाइएगा। ये कहते हैं कि जो ये जो टोटल डिविडेंड रिसीव हुआ है 27,830 करोड़ रुपए, इसमें नियरली 65% यानी 18,013 करोड़ रुपए जो है जो गवर्नमेंट को पे किया गया। भाई ऐसा तो है नहीं सरकारी बैंक में सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑनर है, और भी इसमें ऑनर होंगे मेरे भाई। तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट को जितना पे किया गया है इस 27,830 करोड़ रुपए में से वो 65% है, यानी 18,013 करोड़ रुपए मेरे भाई, 18,013 करोड़ रुपए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? डिविडेंड यानी लाभांश, जो लाभ दिया जाता है। आज के समय में आप कंपनी के शेयर्स लेते हो, ठीक है, तो शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, अंश के ऊपर मेरे भाई जो लाभ होता है उसे बोलते हैं लाभांश, लाभ में अंश, लाभ में अंश। तो सिंपल शब्दों में ये प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया है यहां पर, उसको टेक्निकली हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। इवन 2022-23 में जो गवर्नमेंट को रिसीव हुआ था वो 13,804 करोड़ रुपए हुआ था। ये कह रहे हैं कि जो ये 18,013 करोड़ रुपए मिले, ये 13,000 मेरे दोस्त 804 करोड़ रुपए रिसीव हुआ था। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। गवर्नमेंट को कितना रिसीव हुआ है पिछले के कंपैरिजन, ठीक है, 65% यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है, मतलब 65% ग्रोथ नहीं है, टोटल में से 65% यहां पर इनको गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि जो ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो इनको प्रॉफिट हुआ था 23 से 24 फाइनेंशियल ईयर में, ये था आपका मेरे दोस्त 1.41 लाख करोड़ मेरे भाई, 1.41 लाख करोड़। और अगर इसी का कंपैरिजन आप करते हो 22-23 से, 22-23 में कितना प्रॉफिट हुआ? तो 22-23 में हुआ था 1.05 लाख करोड़ मेरे दोस्त, ओके, 1.05। अब देख लो ना यहां पर कितना प्रॉफिट दिख रहा है आपको। ये कह रहे हैं कि यार दोस्त 1.05 लाख करोड़ हुआ था 22-23 में, और यही 23-24 में जो प्रॉफिट हुआ है 1.41 लाख करोड़ हुआ है भारत सरकारी बैंक को। इवन 1.41 लाख जो करोड़ हुआ है, 1,41,203 करोड़ हुआ है, उसमें 40% से ज्यादा प्रॉफिट तो एसबीआई को ही हुआ है। 40% से ज्यादा प्रॉफिट तो एसबीआई का, मतलब प्रॉफिट में कॉन्ट्रीब्यूशन 40% से ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट हुआ था वो था 61,077 करोड़ रुपए। टोटल प्रॉफिट में से 40% से ज्यादा इसका है मेरे भाई। इवन 22% हायर देन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल जो 22-23 में प्रॉफिट हुआ था एसबीआई को वो था 50,232 करोड़ रुपए, और अब हुआ 61,77 करोड़ रुपए, ओके, 61,077 करोड़। तो ये प्रॉफिट का कंपैरिजन करें एसबीआई का, सिर्फ एसबीआई का, कि 22-23 से 23-24 में कितना प्रतिशत ज्यादा रहा, तो ये 22% ज्यादा रहा है मेरे भाई। क्लियर है? अब एक टेबल दिखा रहा हूं, उस टेबल से समझ में आएगा। ये बता रहा है यहां पर कि वैसे प्रॉफिट वाइज अगर हम लोग देखें कि 1.41 लाख करोड़ में, 1.41 लाख करोड़ में अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसी को हुआ है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुआ है मेरे भाई, सबसे ज्यादा। अगर नंबर्स में बात करें, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, 61,077 करोड़ रुपए प्रॉफिट सबसे ज्यादा इसके पास है। लेकिन अगर मैं कहूं प्रतिशत में सबसे ज्यादा किसको ग्रोथ हुई है, तो वो पंजाब नेशनल बैंक को हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक के प्रॉफिट में पिछले साल के कंपैरिजन 228% की ग्रोथ रही थी, ये 8,245 करोड़ रुपए रहा था। तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा किसको रहा था मेरे भाई? पंजाब नेशनल बैंक को। ओके, इस टेबल को देखिए, ये टेबल क्या कह रही है? ये टेबल कह रही है कि 22-23 में टोटल डिविडेंड मिला था 20,964 करोड़ रुपए, ओके, 23-24 में टोटल डिविडेंड मिला है 27,830 करोड़ रुपए। 32.7% की ग्रोथ यहां पर दिखाई जा रही है। इवन ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट को डिविडेंड इसमें से पे किया गया था वो तो 13,864 करोड़, 804 करोड़ रुपए। यहां पर 18,000
13 करोड़ रुपए मेरे भाई। यहाँ 30.5% की ग्रोथ दिखाई जा रही है, 30.5% की। इवन ये कहते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ था 12 पब्लिक सेक्टर बैंक को, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक को, वो 1,05,000 करोड़ रुपए रहा था मेरे भाई। और यहाँ पर जो रहा है वो 1,41,203 करोड़ रुपए रहा था इन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक को। यहाँ कितनी ग्रोथ रही थी? 34.5% रही थी। ओके, और इसमें एसबीआई का जो हिस्सा था वो इतना था, यहाँ पर एसबीआई का तो 40% से ज्यादा हिस्सा था। और इस एसबीआई को जो मेरे दोस्त साल दर साल ग्रोथ रही थी वो 21.6% रही थी। ठीक है, और अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं परसेंटेज में देखें तो सबसे ज्यादा 228% ग्रोथ पंजाब नेशनल बैंक को हुई थी, 8,245 करोड़ रुपए मेरे भाई, 8,245 करोड़ रुपए। अब इससे समझ में आ गया होगा, क्लियर है? परसेंटेज आप सिर्फ इतना याद रखो, ये वाला 32.7 वाला ये काट दो, ठीक है, ये काट दो, ये सब काट दो, सिर्फ आप 32.7 वाले पे फोकस करो, इस पे परसेंटेज पे। डन। नेक्स्ट, फर्म्स जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का है। देखो एक चीज समझना, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है ये क्या कर रही है, ये अपना सामान सप्लाई कर रही है, माल सप्लाई कर रही है किसी एक्स को, किसी वाई को, किसी जेड को। अब यहां से क्या होता है कि ये मेरे दोस्त यहां पर बिल बना देता है, भाई ये ठीक है जिसको पेमेंट करना उसने बिल बना के यहां पर दे दिया कि भाई ये बिल है और इस बिल के अगेंस्ट में हम आपको पेमेंट करेंगे एक समय निर्धारित होकर। जनरली होता है क्या, उधारी पे लेन देन चलता है मेरे भाई, एक समय हो जाता है, एक समय के डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड मेरे दोस्त मुझे नहीं पता क्या होता है, क्लास बीच में जोड़ रहे हो तब जाके पूछ रहे हो डिविडेंड क्या होता है, बताए लाभ में अंश मेरे भाई, लाभ में अंश। कल को तुम मेरे भाई कहीं जाके किसी दुकान पे अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, उसको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में तुम्हारा जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट, अंश मेरे भाई, लाभ में अंश। सिंपल भाषा में बोले, वर्चुअल में दिखवा लेता हूं बेटा। अब यहां पर जरा मुद्दे की बात पे आओ। वैसी कंपनीज में जब शेयर खरीदते हैं तो शेयर में जब कंपनी की पूंजी में आपकी हिस्सेदारी है, ठीक है, पूंजी में आपका अंश है, तो लाभ में भी अंश होगा। तो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो आपको प्रॉफिट शेयर करती है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड द डिविडेंड। अब ये जो एक्स व्यक्ति है यहां पर, इसने इससे माल खरीदा, अब एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कोई फर्म है, इसको यहां पर इसको पेमेंट करना है, बट पेमेंट इसका आया नहीं है, ठीक है, एमएसएमई को पेमेंट मिला नहीं। एमएसएमई क्या करे, तो एमएसएमई क्या करता है, सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इसका नाम है TREDS। ओके, इस प्लेटफॉर्म पे जाता है, इस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना ये जो बिल होता है जिसका पेमेंट इसको भविष्य में होना है, इस बिल को यहां पर इनको दे देता है और इस बिल के अगेंस्ट में मेरे दोस्त से पेमेंट रिसीव कर लेता है। और पेमेंट रिसीव करने के बाद कहता है कि भैया जी मुझे तो पेमेंट रिसीव होगा इस एक्स बंदे से, ठीक है, लेकिन वो होगा कुछ समय के बाद, लेकिन अभी आप एक काम कर सकते हो, मुझे इसके अगेंस्ट में अभी पेमेंट कर दो, मेरा काम काज तो चलता रहेगा। ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म मेरे भाई इसको यहां पर पेमेंट कर देता है डिस्काउंट काट के। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? अब यहां पर वही फर्म ज्वाइन कर सकती थी जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का था। अब इन्होंने बोल दिया है कि ऐसी फर्म्स जिनका टर्नओवर 250 करोड़ तक है, ठीक है, वो भी यहां पर इसको ज्वाइन कर सकती है। ऐसी फर्म जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा, पहले 500 करोड़ वाली फर्म करती थी, अब 250 करोड़ वाली फर्म भी ज्वाइन कर सकती है। तो फर्म्स विद 250 करोड़ टर्नओवर अब वो ट्रेड्स को ज्वाइन करेंगी मार्च 31, 2025 तक मेरे भाई। तो कंपनी जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ है, 250 करोड़ है, ठीक है, आर मेकिंग मेरे दोस्त, आर गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द ट्रेड प्लेटफॉर्म। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, ट्रेड की फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म को यहां पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ने यहां पर जो इसके लिए डेडलाइन सेट करी है वो मार्च 31 है। फिर दोबारा सुनिएगा, एमएसएमई ये एक एक्स व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए, एमएसएमई पर सुन लो, ये एक्स व्यक्ति है, इसने सामान खरीदा, एमएसएमई इसको पेमेंट रिसीव करना है, एक्स व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो यहां से इनके बीच में आ गया एक बिल मेरे भाई। अब ये बिल लिख गया, एमएसएमई को एक पैसा मिलेगा, हो सकता है 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब भी पैसा मिलेगा,
ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर मेरे दोस्त। तो ये क्या तब तक बैठे रहेंगे? इनको पैसे की जरूरत है, कामकाज कैसे चलेगा? तो ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। वही आ तक सकती थी संस्था ट्रेड प्लेटफॉर्म पे जिनका टर्नओवर 250 करोड़ था। अब इसको और बढ़िया कर दिया है, 250 करोड़ रुपए टर्नओवर कर दिया, और 31 मार्च इसकी डेडलाइन सेट कर दी है कि 31 मार्च 2025 तक आपको इस पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब ये एमएसएमई जाती है, अपना बिल देती है, डिस्काउंट पर यहाँ पर इसको पेमेंट कर देते हैं, ओके, अपना अमाउंट डिडक्ट करके। तो एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जितनी भी कंपनी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का होगा, इवन इसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी है, केंद्र सरकार के उपक्रम भी है, ठीक है, वो यहां पर खुद को रजिस्टर कराएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, ट्रेड प्लेटफॉर्म पे, मार्च 31 2025 तक। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंडेटरी है सभी सीपीएसई के लिए, कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। अभी ये कहते हैं कि 500 करोड़ से ज्यादा वाली संस्थाओं के लिए मैंडेटरी है, लेकिन भविष्य में, अभी ये यूं भविष्य में क्या, मार्च 31 2025 तक कंपनीज के लिए बोला है कि आपको खुद को इस ट्रेड प्लेटफॉर्म पे मेरे दोस्त रजिस्टर कराना होगा, ओके। ये ओपन कर दिया 250 करोड़ से ज्यादा वालों के लिए। ट्रेड को इंट्रोड्यूस किया था रिजर्व बैंक ने 2015 में। ये कहते हैं कि जो एमएसएमई है, एमएसएमई सेक्टर है, उसको टाइमली पेमेंट वाला जो एक इशू है उसको एड्रेस करने के लिए इन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। ओवर टाइम इट हैज इंप्रूव्ड, ये बढ़िया होता चला गया है, और इसने टाइमली पेमेंट यहाँ इंश्योर किया है एमएसएमई को ऑन रीजनेबल टर्म्स। मेरे दोस्त, ट्रेड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो कि इनेबल करता है एमएसएमई को कि आप अपने जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो बेच दीजिए, किसको, बैंक को या फिर मेरे भाई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एट डिस्काउंट रेट। मैंने अभी यही तो बताया था मेरे दोस्त कि ट्रेड प्लेटफॉर्म क्या है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो यहां पर इनको बेच दीजिए, और ये क्या करेंगे, किनको, बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ये आपको डिस्काउंट काट के यहां पर पेमेंट कर देंगे मेरे भाई, ओके। टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटेशन, यही कहते हैं कि ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने यहां पर एग्रीमेंट साइन किया 3 ट्रेड प्लेटफॉर्म के साथ। एक M1 एक्सचेंज है, एक इनवॉइस स्मार्ट है, एक रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है मेरे दोस्त, और इन सबको उद्यम पोर्टल के साथ इंटीग्रेट भी किया गया है। किसके साथ मेरे दोस्त? उद्यम पोर्टल के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, ओके। तो ये जो 3 न्यूज है ना, एक ये वाली न्यूज हो गई, ट्रेड रिसीवेबल्स वाली हो गई मेरे दोस्त, और दूसरी ये वाली हो गई आपकी ये डिविडेंड वाली हो गई, और तीसरा ये जो हम लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाला देखा, ये मैंडेटरी है, पढ़ के जाना है दोस्त, पढ़ के जाना है भाई, ये आना एग्जाम में, कोई स्किप नहीं करेगा इसको, कह रहे नहीं यार लोडेड है तो नहीं पढ़ना है। एक बार के लिए अपॉइंटमेंट भूल जाना, इनको जरूर पढ़ के जाना। अभी तो खतरनाक और बाकी है न्यूज, रुको ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी बैंक और आईडीबीआई बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई। अब पेनल्टी और पर्पस तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लगातार एग्जाम का पार्ट बन रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी बैंक एनए के ऊपर पेनल्टी लगाई। कितने की पेनल्टी लगाई? 36.28 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई है। असल में एक स्कीम है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो उसके तहत जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन उसमें रिपोर्टिंग रिलेटेड कुछ डायरेक्शन होते हैं। अब देखो सरकार के रूल है, आरबीआई के रूल है भाई, आरबीआई के रूल है कि कोई भी फलानी फलानी स्कीम है उससे रिलेटेड आपको रिपोर्टिंग करनी होगी भाई, आपको प्रॉपर इसके बारे में बताना होगा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब उसकी रिपोर्टिंग रिलेटेड डायरेक्शन ना मानने के चलते इसके ऊपर 36.28 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई गई थी मेरे दोस्त। आईबीपीएस में आया था, यूपीएस, ओके। अब 36.30 लाख की पेनल्टी आईडीबीआई बैंक के ऊपर लगी है इनवर्ड रेमिटेंस रिलेटेड जो रूल्स है उनको ना मानने के चलते, या उससे रिलेटेड दोस्त जो भी रूल बने हुए हैं उसमें वायलेशन के चलते, ओके। तो इनवर्ड जो रेमिटेंस है उसमें 36.30 लाख पर्पज रहा है मेरे भाई, ठीक है। इनवर्ड रेमिटेंस पर्पस रहा है, 36.30 लाख पेनल्टी रही है, किसके ऊपर रही है? आईडीबीआई बैंक के ऊपर। इधर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पर्पस रहा है, सिटी बैंक एनए के ऊपर पेनल्टी रही है 36.28 लाख रुपीस की। डन मेरे भाई। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन लॉन्च किया कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए, कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए मेरे भाई। तो ये जो कहते हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स है उनको कैश मैनेजमेंट की नीड को उसको पूरा करने के लिए एक एम डिजी नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसका नाम है एम डिजी नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन, और ये जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स है इनके लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें काफी सुविधाएं रहेगी, अब उन सुविधाओं में मुझे नहीं जाना, उस सुविधाओं में मुझे घुसना भी नहीं है मेरे भाई। सिर्फ इतना, कॉर्पोरेट कस्टमर्स की कैश मैनेजमेंट की नीड को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अभी एम डिजी नेक्स्ट करके मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है भाई। डन। चलिए नेक्स्ट, भेल को 7,500 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है 800 मेगावाट की यूनिट सेटअप करने के लिए गुजरात में। गुजरात में भी जो उकई प्लांट है, इवन इसने सबसे पहली यूनिट भी इस प्लांट की इसी ने सेटअप की थी,
सबसे पहली यूनिट भी इसने ही मेरे भाई सेटअप की थी। अब एक और यूनिट यहां पर सेटअप करने का कॉन्ट्रैक्ट इसको यहां पर मिल गया है। 7,500 करोड़ रुपए का मेरे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है। कितने का? 7,500 करोड़ रुपए का मेरे दोस्त ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर इसको दिया गया है। देखना, तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इसको 7,500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिया गया है। किस चीज के लिए? उकई जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है गुजरात में, इसको सेटअप किया जाएगा। 800 मेगावाट का ये यूनिट है मेरे भाई, एक यूनिट इसकी सेटअप करने का कॉन्ट्रैक्ट इसको यहां पर मिला है। ये गुजरात के तपी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होगा। 54 महीने का इसमें टाइम लिया गया है। कॉमर्शियल ऑपरेशन इसका 54 महीने में शुरू हो जाएगा। फर्स्ट थर्मल यूनिट जो रही थी इस उकई की, वो भी यहां पर भेल के द्वारा इंस्टॉल की गई थी 1976 में, 1976 में मेरे भाई। कब की गई थी? 1976 में फर्स्ट यूनिट इसी के द्वारा सेटअप की गई थी। आगे मैक्लेरन के जो पियास्त्री है, इन्होंने चाइनीज ग्रैंड प्री जीत लिया है। आप देखो यार, इस साल के जितने भी ये ग्रैंड प्री है ना, वो अपने शुरू हो गए हैं। अब आपको एक लिस्ट बना के चलनी पड़ेगी कि अभी तक कौन कौन से यहां पर हो चुके हैं। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री देखा था, वो लैंडो नॉरिस ने जीता था, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। अब चाइनीज ग्रैंड प्री आ गया है, इसमें लैंडो नॉरिस दूसरे नंबर पर रहे थे। पहले नंबर पर रहे थे ऑस्ट्रेलियन ऑस्कर पियास्त्री, इन्होंने चाइनीज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री जीता है। ये भी मैक्लेरन ड्राइवर है मेरे भाई, बात समझ में आ रही? ये भी मैक्लेरन ड्राइवर है, तो पियास्त्री भी मैक्लेरन ड्राइवर, नोरिस भी मैक्लेरन ड्राइवर मेरे भाई। ओके, आप मुद्दे की बात पे आते हैं। मैक्लेरन ड्राइवर, ऑस्ट्रेलियन ऑस्कर पियास्त्री, इन्होंने चाइनीज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री अपने नाम किया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है ये हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है मेरे भाई। और इससे रिलेटेड एक संस्था का नाम जरूर याद रखना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोस्त, उससे भी क्वेश्चन बनता है अक्सर, उसका हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट ये कि उसकी स्थापना 23 मार्च को हुई थी, इसलिए हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डे है वो भी आपका 23 मार्च को मनाते हैं। हर साल 23 मार्च को हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉमेमोरेट करती है कन्वेंशन एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल शब्दों में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, इसीलिए हम लोग इस हर दिन हर 23 मार्च को हर साल मेरे भाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। ओके, विश्व मौसम विज्ञान दिवस याद रखना। इसका थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, कम करना मेरे भाई, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। एमिनेंट गांधीयन कृष्णा भारती जी का निधन हो गया 92 वर्ष की उम्र में। प्रख्यात गांधीवादी कृष्णा भारती का हाल ही में निधन हो गया। कृष्णा भारती एक गांधीयन थी, डॉटर थी एक नोटेड फ्रीडम फाइटर पसाला कृष्णा मूर्ति जी। ओके, ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश यहां से आती हैं। ये थी सेकंड डॉटर थी फ्रीडम फाइटर पसाला कृष्णा मूर्ति जी की। इससे इंपॉर्टेंट एक और लाइन है यहाँ पर, नरेंद्र मोदी जी ने कृष्णा भारती के फीट टच किए थे आंध्र प्रदेश में। ओके, एक प्रोग्राम के दौरान स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीतारामन राजू का जो, मतलब ये 2022 की बात है, 2022 में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और उस दौरान कृष्णा भारती जी के पैर छुए थे मोदी जी ने मेरे भाई। और इंपॉर्टेंट है इस वजह से मेरे दोस्त ये न्यूज, गांधीयन डॉटर ऑफ नोटेड फ्रीडम फाइटर कृष्णा भारती जी का निधन हो गया। क्लियर है गाइस? डन। तो ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मेरे दोस्त। थोड़ा ज्यादा लोडेड सेशन इसीलिए मैंने आज न्यूज पे ज्यादा फोकस किया था मेरे दोस्तों। मुझे पहले से पता है कि यार यूपीएस स्कीम, पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट, आरबीआई के द्वारा लगाई गई पेनल्टी, ट्रेड प्लेटफॉर्म, ये खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिक्स आएगा ही आएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड मेरे भाई आएगा ही आएगा। 5 क्वेश्चन तो आज के कंफर्म है। 5 तो न्यूज ऐसी हैं जो कोई नहीं रोक सकता। ये फिर डे वगैरह ये सब पूछ ले तो अलग बात है मेरे भाई, लेकिन 5 तो ऐसी निश्चित तौर पर आनी है। ये 5 तो फिक्स है। तो ये सोच लीजिए कि बस आज का सेशन एक बार और देखना, पीडीएफ से रिवाइज करना। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जीए बाय आशीष गौतम मेरे भाई। 1,38,000 के आसपास स्टूडेंट मिलेंगे, इसी ग्रुप को ज्वाइन करना आप। इसमें डेली 3 बजे क्विज होता है आपका। बाकी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, टेस्ट गुरु ये 199 का आपको पड़ रहा है मेरे दोस्त। Y168 आप कोड इसके लिए यूज कर सकते हैं। ओके, वैसे 279 का रहता है। वॉरियर प्रो बैच की प्राइस भी आपके लिए कम है मेरे भाई। सुदर्शन बैच चल रहा है, कोशिश करिए एज सुन एज पॉसिबल इसकी क्लासेस कंप्लीट करने की, एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए। ये भी आपको 1420 का मिल रहा है, सेम कोड Y168 आप यूज कर सकते हैं। इवन बैंक महापैक पे भी आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, 2799 का ये मिलेगा आपको Y1